बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी सज्जा रिजवान रज़ी साहब, इसा राना साहब, अनवर असद साहब और माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाकर अपोजिशन को मुत्तहिद करने के मिशन पर है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। कल ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की एक और अहम बैठक हुई जिसमें अपोजिशन के तमाम अकाबरीन ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने और हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक किया। यूं तो ये अशाया महमूद खान अचकज़ई की जानिब से दिया गया था, लेकिन पसे पर्दा तहरीक इंसाफ ये सब इंतजाम करवाने में मुतहर्रिक थी। पीटीआई अपोजिशन को मुतहर्रिक करने के लिए जोड़ तोड़ कर रही है, लेकिन खुद पीटीआई के अंदर दू बदू लड़ाई जारी है। जराए से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बानी पीटीआई ने स्वाबी जलसे में पार्टी डिसिप्लिन की फिर से खिलाफ वर्जी करने पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत कर दी हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद शेर अफजल मरवत से कौमी असेंबली की सीट से इस्तीफे का भी मुतालबा किया जा सकता है। यहाँ सवाल यह है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को मौसर बनाने की ख्वाहिश के साथ पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ क्या रंग लाएंगी, क्योंकि खुद मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम पीटीआई के अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाब हो सकेगी या फिर ये मुलाकात और रेशाई ये महज वक्त गुजारी साबित होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पीटीआई और दूसरे अपोजिशन जमातों के बयानात और मुतजाद सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे माली मफाद पर एक जबान होने वाले सियासतदान फवायद उठाने के लिए तो यकजां दो कालिब हो जाते हैं, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए बाहम दस्तों गिरबां भी रहते हैं। क्योंकि अरकान असम्बली की तनख्वाहों पर पीटीआई और बहुत से अरकान ने एहतजाज किया, लेकिन पसे पर्दा इस इजाफे की हिमायत करने में भी खासा मुतहरिक किरदार अदा किया। आज ही वज़ीर ख़जाना और हमारे वज़ीर आज़म ने इस बात का ऐलान भी किया है कि IMF हमारी कारकर्दगी का मोतरफ है। क्या ये बयान हकीकत पर मबनी है या फिर हमें IMF के पाकिस्तान में मौजूद खुसूसी वफ्द और उनकी जानिब से मुरतब की जाने वाली रिपोर्ट्स के मंजर आम पर आने का इंतजार करना चाहिए, ताकि ये जाना जा सके कि वाकई IMF हमसे खुश है या एक बार फिर से डू मोर का मुतालबा करने के लिए तैयार है। लेट्स गेट स्टार्ट विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इंटरनल जो मैटर्स उनके चल रहे हैं, क्या उनको ठीक किए बगैर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तैयारी की तरफ बढ़ना फ्रूटफुल साबित हो सकता है उनकी पावर पॉलिटिक्स के लिए? रिजवान रज़ी साहब, ये एक के बाद एक करके ऐसा लगता है कि दरारें मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। पहले वो अलीमीन गंडापुर साहब और जुनैद अकबर साहब वाला मामला, अब शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला। आपको लगता है कि ये धींगा मुश्ती लगी रहेगी जब तक इनको अपने के मकासद का हसूल नहीं हो जाता, या फिर वाकई ये चीज़ें भी बड़ा एक रोल प्ले कर सकती हैं पार्टी डिसिप्लिन के मामलात में? देखिए, आज हमारे सीनियर आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, तो मेरी गुजारिश होगी कि आज पहला सवाल उनसे मेरी हरगिज़ यही कोशिश थी कि मैं उनकी तरफ बढ़ती, लेकिन जरा क्योंकि कैमरा उनका सेट हो रहा था तो मैंने सोचा कि जरा उनको और वहाँ की टेक्निकल टीम को सेट होने का टाइम दिया जाए। जी, ठीक हो गया। तो मेरे जज्बात आरिफ साहब तक पहुँचा दीजिए। लेकिन गालिबन सुन चुके हैं, उनकी मुस्कुराहट बता रही है। अच्छा, तो अगर वो सुन चुके हैं तो इसी सवाल का जवाब वो फरमा दें। आरिफ चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। चले से चौधरी साहब, फिर आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं। रज़ी साहब ये पहले आया, पहले आप में ना मेरा, हाँ जी जी प्लीज चौधरी साहब कंटिन्यू स्टार्ट कीजिए। आपका वक्त नहीं आप जाया करना चाहते। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, हर शख्स का अपना एक एंगल होता है चीज़ों को देखने का, और उसमें कोई मजायका नहीं है। और यही असल हुस्न है कि हर शख्स अपने अपने अंदाज से, अपने अपने पैराडाइम से वो बात करे। मुझे जो लगता है ना जी, एक जो हीरो कल्ट होता है, जिस शख्स का हीरो का कल्ट जिस बन जाए, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जो है ना उस पर असर अंदाज नहीं हो सकती। अच्छा। यही वजह है कि जो इमरान खान के ऊपर अब तक किताबें भी लिखी गई, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन भी की गई, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ उनके ऊपर प्रोपेगेंडे भी हुए, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो खत्म नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वो एक जो ओढ़ना उन्हें मिल गया है हीरो का, ये ओढ़ना जिस दुनिया में, मैं आपको अर्ज कर दूं कि एक ये पहले शख्स नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को मिले, और वो भी इसी तरह के आदमी इंसान थे, उनमें भी बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी खताएं उनके कैरेक्टर के बारे में बड़ी निकाली जा सकती थी और मौजूद भी थी, लोगों ने निकाली भी। इसके बावजूद वो लोगों का जो अंदर उनकी मोहब्बत दाखिल हो चुकी होती है, और लोग उसके लिए, आप देखें ना, इससे ज्यादा आपने क्या देखेंगे कि लोग, एक शख्स जो है वो अपनी जान दे रहा है और हाथ पे लिखा हुआ है कैदी नंबर 804, और यदि लोग जान देने के लिए तैयार है, नौजवान हर उम्र का शख्स जो है वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है।
تو اس طرح کی پہلی کیفیت اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایسی بات تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھی یعنی ایک ان کی محبت میں لوگ اور ان کے اندر بھی ایک ہیرو کلٹ جو ان کا بن گیا تھا اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ان پہ فدا بھی ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا نہ اس حد تک پروپیگنڈا ہو سکتا تھا اور چیزیں بہت ساری جو تھی لوگوں تک پہنچی بھی نہیں. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ بچہ جو ہاتھ میں پکڑ کے موبائل تو وہ اپنا اظہار کر رہا ہے جذبات کا, ہر طرح کے لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تک اس پارٹی کے ایک سوال لے لیجئے تاکہ میں مزید تھوڑی کلیئرٹی آ جائے. سر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے تو آپ نے کہہ دیا کہ ان کی پاپولیرٹی کے اوپر کوئی آنچ نہیں پڑنے والی, لیکن شیر افضل مروت صاحب جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ان گائیڈڈ میزائل کی طرح اپنے بیانات کو یا اپنے موقف کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو سر جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں کیا پارٹی چھوڑ دینے کے بعد ان کے بیانات کا ان پارٹی رہنما پر کوئی اثر پڑے گا, یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے جو بھی بیانات ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ دیگر پارٹی رہنماؤں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یا ان کی صوبائی سیاست کے لیے؟ دیکھیں اگر خطرناک ثابت ہو چکے ہوتے یا ہو سکتے تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح لوگ آئے تھے ترین سے لے کر ہر طرح کے لوگ جو تھے نکلے بھی, واڈا صاحب بھی آج تک بول رہے ہیں, چوہان بول رہا ہے, کتنے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں. لیکن یقین مانے پرویز خٹک صاحب آپ دیکھیں کہ جو ان کے اپنے چیف منسٹر, ان کے اپنے کیبنٹ کے لوگ کیسے لوگوں نے بیان تک ان کے خلاف دیے, عدالت میں پیش ہوئے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. اب آپ کو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہے نا, چونکہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ تو وہ باہر میں یعنی موجود ہے تو ہم انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں تو خود پہلے جب وہ اس پارٹی میں آئے تھے تو میں خود دیکھ رہا تھا کہ یہ جتنی تیزی سے آئے ہیں اسی تیزی سے جائیں گے, چونکہ پارٹیاں جو ہے ان کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, وہاں آپ اپنی مرضی سے اس انداز, لیڈر وہاں ایک ہی ہوتا ہے اور وہ عمران خان ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی اس سے ہٹ کے بات کرنے کی کوشش کرے گا اس کا نام نشان تک نہیں رہے گا. لوگوں کو بھی تحفظات تھے اور کچھ سینئر لیڈرشپ کو بھی تھے جو کہ اب اس وقت پارٹی کا حصہ نہیں ہے. پوائنٹ آپ کا آ گیا, لیکن سوال یہیں پر نہیں رک جاتا نا رضی صاحب. صرف شیر افضل مروت صاحب والا بھی معاملہ نہیں ہے یا سلمان اکرم راجہ والا بھی معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیے نا, تحریک انصاف میں مزید تبدیلیاں جب ہوئی ہیں تو بیرسٹر سیف کو سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹایا گیا. پھر جو جنید اکبر صاحب ہیں جو کہ صوبائی صدر ہیں فی الحال, انہوں نے پارٹی صوبائی جنرل سیکرٹری کا اطلاعات کا جو عہدہ ہے وہ ملک عدیل اقبال صاحب کو تفویض کر دیا ہے. یہاں پر مطلب ایک تو بیانیہ یا یوں کہ جائے ایک پوائنٹ تو چودھری صاحب نے دے دیا نا, اب اس پر ذرا آپ روشنی فرما دیں. دیکھیں جس طرح پورے پاکستان کے میڈیا کا فوکس ہے ایک پارٹی اور اسی کے اوپر ہی بات کرنا, تو اس پارٹی کا جو بھی عہدیدار آتا ہے وہ راتوں رات لیڈر بن جاتا ہے. اگر ہم شیر افضل مروت صاحب کی بات دیکھیں تو وہ ایک ان کی لڑائی ہوئی تھی, اس کے بعد انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا, وہ فقرہ میں دہراؤں گا تو نہیں وہ پروگرام کے بارے میں, لیکن اس راتوں رات وہ ان کا جو لیڈرشپ کا اورا تھا وہ اپنی جگہ کے اوپر ڈیولپ ہو گیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پشاور میں بھی پارٹی کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے اور وہ لاہور میں بھی تشریف لاتے تھے, وہ کراچی بھی جاتے تھے, کراچی میں بھی انہوں نے جا کے مظاہرہ کیا اور وہ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت سے بڑا مظاہرہ تھا. لاہور کے اندر آ کے جو انہوں نے لوگ اکٹھے کیے وہ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت سے زیادہ لوگ تھے. تو پی ٹی آئی نے پہلے خود ہی اس بت کو تراشا اور اس کو ڈیولپ کیا. اچھا لیکن یہ مارے گئے ہیں رونگ سائیڈ پہ ہونے کی وجہ سے نا, مطلب کہ اس وقت جو ہے وہ پارٹی میں دو بڑے واضح گروپ ہیں کے پی کے حوالے تک. ایک طرف گنڈاپور صاحب ہیں اور گنڈاپور صاحب نے جس طرح پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو سٹیج پہ جگہ دی, مجھے تو اس دن لگا تھا کہ گنڈاپور صاحب کے بھی مشکل وقت شروع ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب پارٹی نے کہہ دیا, سر اس سے زیادہ مشکل وقت مطلب کیا آ سکتا ہے؟ ایک طریقے سے دیکھا جائے, آپ نے کہا نا کہ اگر پارٹی کی پاپولیرٹی ہے تو اس کے ہر ایک ممبر کو جو ملنے والا عہدہ ہے وہ بھی پاپولر ہوگا. بے شک وہ اس وقت صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن وہ پارٹی کے صوبائی صدر بھی تو تھے نا, اب نہیں. ہاں اب نہیں ہیں, اور اگر پارٹی ان کو چاہے تو اس عہدے سے بھی ہٹا سکتی ہے. ایک بات, اور ظاہر ہے کہ پارٹی نے کب ہٹانا ہے اس کا فیصلہ تو پارٹی خود ہی کرے گی یا اس کے بانی کریں گے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دن جب انہوں نے اس ثوابی والے جلسے میں ان کو خطاب کا موقع دیا تو وہ تو ایسی تقریر کیا کرتے ہیں ہمیشہ جیسی انہوں نے وہاں پہ کی, اور نتیجے کے طور کے اوپر
पहले मरहले में इनको पार्टी से पीछे करने के जराए के हवाले से आज खबरें चलाई गई ठीक हैं। है। अभी तक पार्टी ने ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन ये आपको भी पता है कि जिन जराए से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो खासे हद तक मुसद्दिका ही हैं। मजीद क्लैरिटी में इस पे साराना साहब से, साराना साहब आपकी खबर क्या है कि ये जो खबरें जराए के मुताबिक अब तक चल रही हैं, किस हद तक इनमें सदाकत है, कितनी जल्दी नोटिफिकेशन जो है वो मंजर आम पर भी आ जाएगा, और डेफिनेटली जब उनको पार्टी रुकनीत उनकी मौतल की जाएगी तो फिर जो कौमी असेंबली के उनके पास ओहदा है वो भी जाहिर सी बात है वहां से भी इस्तीफा आएगा। देखिए जो शेर अफजल मरवत की पॉपुलैरिटी थी ना, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे ज़िया-उल-हक के दौर में जब हर तरफ से आवाज़ बुलंद होना बंद हो गई थी तो सुल्तान राय की फिल्में हिट हो गई थी, क्योंकि लोगों को उसकी बढ़क में अपने जज्बात के तर्जुमानी नज़र आती थी। वो जज को भी ओए जजा ओए ये, तो शेर अफजल मरवत वाला भी मामला यही था, क्योंकि इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद पार्टी की आदत के अंदर आवाज़ ऐसी ख़त्म हो गई थी जिसमें बढ़क हो, जिसमें सामने वाले को चैलेंज किया जाए, वो फिल कर ली जगह शेर अफजल मरवत ने। लेकिन हुआ ये कि वो तो पार्टी के इजलासों में भी फिर अपने सीनियर जो लीडरशिप थी उनके साथ इसी तरह बोलते थे। और फिर एक वक्त ये भी आया कि जो इमरान खान ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अलावा एक सियासी कमेटी बनाई थी, उसमें लोगों ने शेर अफजल मरवत को अवॉइड करना शुरू कर दिया और खान साहब तक पहुंचाया कि ये इजलास में भी हमारे साथ इसी तरह करते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, इसका आखिर में खुरा निकलेगा गंडापुर के ऊपर। अच्छा। क्योंकि गंडापुर से जो खान साहब को एक्सपेक्टेशन थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। वो ये समझते थे कि गंडापुर एक ब्रिज है एस्टेब्लिशमेंट और मेरे दरमियान, चलो मतलब अब थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गए, हम ये कह सकते हैं इसाराना साहब मौजूदा सियासी मंजरनामे के पेश नजर। और हाँ जी, और ये जो अब उन्होंने ताज़ा तरीन हरकत फरमाई है जलसे के अंदर, और उन्होंने उनको मरवत साहब को मौका दिया, फिर जिस तरह सलमान अकरम राजा के खिताब के दरमियान वो मरवत के लिए नारेबाजी होती रही, तो वो सीधा सीधा मतलब ये था कि आप बैल मुझे मार, और उन्हें भी पता था कि इसका रद्द-ए-अमल क्या निकलेगा। आज खान साहब की उनकी अहलिया से भी मुलाकात हुई है, अहलिया भी गंडापुर से खुश नहीं है, और वो उनके पास गंडापुर हुकूमत के करप्शन के बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, और खान साहब ये भी समझते हैं कि ये जो सवाबी का जलसा बहुत बड़ा हो सकता था। ये मेरी वो है कि जो सवाबी का जलसा बड़ा हो सकता था अगर केपी मुमकिन है कि वो भी इसके ऊपर असरअंदाज हुआ, वो फैक्टर देखे ना। अगर जुनैद अकबर का जलसा कामयाब हो जाता तो फिर तो ठप्पा लग जाता गंडापुर पे कि वो नाकाम है, देखें उन्होंने कितना बड़ा जलसा बगैर इंतजामिया के कर दिया। तो केपी के हुकूमत की ख्वाहिश थी कि जलसा इतना बड़ा ना हो, और कटुसाइज करने में वो कामयाब भी हुए किसी हद तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि गंडापुर साहब, ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये गंडापुर साहब के लिए हो रहा है। और बस एक जुमला और कहूंगा कि और ये जो आपका आज इंट्रो था ना कि दराड़े पड़ गई, तो इमरान खान जो है ना अब एक इतना बड़ा करैक्टर हो गया है कि इन चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो एक अफसानवी किरदार है, और अफसानवी किरदारों के ब्रूटस ही चारों तरफ होते हैं, उसे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये जो स्वाबी जलसे का आपने खाका खींचा है ना, इसी से रेलेवेंट कुछ और चीजें भी हैं कि पीटीआई की स्ट्रेटेजी के आने वाले दिनों में हो सकती है, उसको तो मैं अगले सेगमेंट में डिस्कस करूंगी। लेकिन मेरा अगला सेगमेंट जिस तरीके से मैंने ड्राइव करना है उसका स्टार्ट मैं रज़ा साहब आपसे लेना चाहती हूँ। आपसे सवाल मेरा थोड़ा मुख्तलिफ होगा। सर, ये रात गए जो एक मीटिंग हुई है महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की, मुझे सबसे पहले तो खबर दीजिएगा आप उस मीटिंग के हवाले से, फिर उसी के हवाले से मैं तज्जिया लेके ना आपका, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो आप मेरे साथ हमेशा वो सलूक करती हैं जो हुकूमत पीटीआई के साथ करती है। नहीं अनवर साहब, नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी वजह से अपनी सिचुएशन को ड्राइव करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो मेरे सीनियर्स ने गुफ्तगू की बिल्कुल वो अपनी जगह पर दुरुस्त होगी, लेकिन मेरी जो इत्तला और खबर है और वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, मुझे लगता ये है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी मूव की है। आप जरा गौर कीजिएगा, शायद मेरे दोस्तों को इख्तलाफ भी हो इससे, कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल देगा। ये कोई पहली बात नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है, और आम इंतखाबात से पहले उन्होंने जिस तरह पार्टी को संभाला और जिस तरह उन्होंने मूव की वो भी सबके सामने। अब हुआ क्या, जरा इस पे गौर कीजिए। NA41 जहां पर शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली की नशिस्त से कामयाब हुए, उन्होंने 1,17,988 वोट लिए। उनके मुकाबले में मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे असजद महमूद साहब थे जिन्होंने 68,000 वोट लिए, और सलीम सैफुल्लाह ने 46,000 वोट लिए।
अब इनका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, जरा जी, गौर जी, कीजिए। जी। अगर हम मान लें कि अगर कौमी असम्बली की नशिस्त से उनसे इस्तीफा लिया जाता है या वो पॉलिटिकल मूव की वजह से इस्तीफा देते हैं, तो मुमकिन है कि इस नशिस्त पर मौलाना फजल रहमान के साहबजादे असद महमूद के मुकाबले में किसी को उम्मीदवार ना खड़ा किया जाए अच्छा, ये और पहला बिला स्टेप मुकाबला होगा वहां से CBM मुंतखब का, हो जाएंगे, मुंतखब करवा लिया जाए। ये पहला स्टेप होगा। बड़ी मौलाना खबर फजल है। रहमान अब साहब को आप खुद बताइए अनवर रजा, मैं आपके पास खबर लेने के लिए आती हूँ, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। खबर नहीं है, उनका एनालिसिस है, तजिया एनालिसिस है। भी है, लेकिन एनालिसिस में खबर छुपी बैठी अच्छा, है। आप ये देखिए कि आप ये देखिए कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में सियासी तौर पर मजबूत होने के लिए स्टेज पर ले आती है, जी। और ये पहला CBM होगा मौलाना फजल रहमान के साहबजादे को अगर कामयाब करवाते हैं, तो ये पॉलिटिकल मूव भी तो हो सकती है। आप इसको इस नज़र से भी तो देख सकते हैं कि अगर ये बात, दूसरी बात जो आपने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की वहां पर भी ये बात डिस्कस हुई है कि तमाम जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, अगर महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजल रहमान साहब, ये बड़ी कदावर शख्सियात हैं तीनों जी, जी, पॉलिटिकल जी। हलकों में। ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाएं बाएं से कंधा देते हैं, उनके साथ जलसे जुलूसों में जाते हैं, पुरअमन जलसे हों, हम ये नहीं कहते कि कोई आप तोड़ फोड़ करें और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें, गो के मौलाना फजल रहमान ऐसा करते भी नहीं है। अगर ये शख्सियात स्टेज पर इनके साथ हों जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाह क़यादत रही है, जो थी। इनके मुकाबले में हाँ। इतनी कादावर नहीं है, ये तीनों के मुकाबले में अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, वो इनके क़यादत, मुकाबले में ठीक। इतनी कादावर नहीं। ये कादर और शख्सियात अगर जलसे जुलूसों में उनके पास होती हैं, तो फिर आप आने वाले दिनों में पॉलिटिकल जो सिनेरियो होगा वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। चले, ये खबर के साथ आपने अपना तज्जिया दिया और इसी के साथ ही मैं स्टोरी को आगे मजीद ड्राइव करूंगी, लेकिन अब एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस क्या रंग ला सकता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ और किस्म की स्ट्रेटजीज पर भी गौर कर रही है। जलसे जुलूस तो होंगे, लेकिन जो एक स्ट्रीट मूवमेंट थी ना एहतजाज की सूरत में, उससे हटकर वर्कर्स कन्वेंशन की तरफ पर भी सोचा जा रहा है कि अंडर द रूफ जो है लोगों को इकट्ठा करके वहां पर जो है लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जाए। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, अनवर रज़ा ने ब्रेक पर जाने से पहले तो ये खबर हमारे साथ शेयर की अपने तज्जिए के तहत, लेकिन सवाल मेरा ये भी था और मतलब मैं अपने भी एक थी सोच के अलीमीन गंडापुर साहब को सूबाई सदारत से हटाकर कहीं ना कहीं एक तरफ तो मौलाना की तरफ एतमाद साजी का हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बढ़ाया है, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जहां मौलाना साहब अपोजिशन से मेल मुलाकातें कर रहे हैं, वहीं पर जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी इस अपोजिशन अलायंस की, तो उसके ठीक 3 रोज बाद वज़ीर आज़म साहब से भी मौलाना साहब की मुलाकात हुई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मौलाना आगे चलकर 2 कश्तियों के सवार हो जाएंगे? आया कि एक अपोजिशन लीडर का किरदार निभाएंगे या फिर एक मीडिएटर का? रिजवान रज़ी साहब, इन 2 रोल्स में से आप मौलाना साहब को किस रोल में देखेंगे? देखिए, बात ये है कि मौलाना जो हैं वो सियासत के बाजार के बड़े शातर और काइयाँ खिलाड़ी हैं। वो जल्दी कहीं किसी जगह पे पाँव नहीं रखेंगे कि कोई उनके पॉलिटिकल जो भी है उनका मेटल उसको चुरा के ले गए। और आप देखिए ना, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था और PMLN और दूसरी पार्टी, किसी भी पार्टी ने उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने का मौका मिल गया था। वो जो प्रेशर उन्होंने बढ़ाया था। जहां तक अनवर भाई ने बात कही कि वो करने जा रहे हैं, भाई बहुत अच्छी बात है अगर PTI ऐसा करती है कि वो अपना पॉलिटिकल स्टेज जो है, मैं जलसे के स्टेज की बात नहीं कर रहा, वो किसी के साथ शेयर करती है, लेकिन अभी तक उन्होंने जलसे का स्टेज किसी के साथ शेयर नहीं किया। उन्होंने अब सर, तक हम की ये कहें तारीख कि के उन्होंने अंदर नहीं किया या फिर वो तो करना चाहते हैं लेकिन अभी तक वो सिचुएशन डेवलप नहीं हुई? इधर केस के अंदर या दूसरी पार्टीज उनके स्टेज पे नहीं चढ़ी या उन्होंने अभी तक स्टेज किसी के साथ शेयर नहीं किया। ये उनके लिए बड़ा यूनिक तजर्बा होगा और मेरे ख्याल के अंदर एक बड़ी अच्छी पॉलिटिकल मूव होगी। ये 2025 का सियासी आप वो भी कह सकते हैं। जहां तक बात है PTI की उन लोगों को अपने साथ लेके चलने की, देखिए अभी तक वो जो ग्रैंड अलायंस है जिसको हम रोजाना बैठ के यहाँ पे करते हैं, ऑफिशियली उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अच्छा सर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की मैं बिल्कुल आपकी बात, लेकिन जो कल एक एलामिया इस अलायंस ने जारी की है ना, पहले भी जारी हुआ था, उसने ये दूसरा तीसरा नेशनल एलामिया। एजेंडा ड्राफ्ट का जिक्र किया है। हाँ, अच्छा, यानी वो कॉमन फैक्टर तो ढूंढ रहे हैं चल के चलने के, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म जब बनता है तो तमाम सियासी कुव्वतों को उसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा डालना पड़ता है, अपनी स्पेस गिव अप करनी पड़ती है फॉर दिस जॉइंट कॉज। हमारे यहाँ सियासी इत्तेहाद बनते रहे हैं, बिगड़ते रहे हैं
उनकी एक तारीख है, और हमारी जद्दोजहद तो है ही सियासी इत्तेहादों की जद्दोजहद, भले वो इससे पहले वाली 2 सियासी पार्टियां पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, 90 की पूरी दिहाई इन अलायंसेस की नजर हुई है हमारी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी बात है जो अनवर भाई ने कही है, अगर हो जाए, अगर हो जाती। ठीक है, ठीक है। इसारा राना साहब, आपको ऐसा कोई होता हुआ नजर आ रहा है जो अनवर रजा साहब ने एक खाका, एक नक्शा खींचने की कोशिश की? दूसरा ये कि फॉर दैट मैटर अगर ऐसा नहीं भी होता, ठीक है, तो जो रात को ऑपोजिशन अलायंस की मीटिंग हुई, ठीक है, फिर उसमें एक नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट कहा जा रहा है कि ये तैयार किया जाएगा शाहिद खान अब्बासी साहब की सरबराही में, और उस स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबरान हैं उसमें हामिद रजा साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर हैं, और मौलाना की जमात के कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो शामिल होंगे। नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट की सूरत में क्या कुछ गुजारिशात या सिफारिशात जो हैं वो मुरतब की जा सकती हैं? देखिए, मैं ना इससे थोड़ा सा हट के एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो नेशनल एजेंडा होता है, जब इस एजेंडा में जब तक डंडा ना हो ना कहीं से, तो वो कभी भी नहीं लहराता। अच्छा। माजी के मैंने जितने भी तजर्बात देखे ना उसमें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इससे ज़्यादा कितने हम सादा लोग हैं, और मीर से भी ज़्यादा सादा लोग हैं, कि जो लोग इस सिस्टम का बेड़ा गर्क करते हैं, वो फजल रहमान, अचकज़ई, ये वो सारे पहले एक सिस्टम बने हुए को तबाह करते हैं, फिर उसके बाद तबाह करने वाले बेनिफिशरी इधर हो जाते हैं, और उसके बाद वो दूसरे से मिलकर नया सिस्टम तबाह करने निकलते हैं। राना साहब तुसी था कल तक यही लोग इमरान खान के खिलाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहे हो जाए, लेकिन मैं कह रहा कि इत्तेहाद होका देते रहे। मेरे भाई अनवर ने तो ऐसी एक लाइन दे दी, वो मौलाना फजलुर रहमान अगर करीब होते तो उनका माथा चूम लेते कि यार तू तो बैठे बैठाए मैंने निशिस्त देती। इमरान खान तो किसी को चाय नहीं पिलाता पल्ले से, तो वो अपनी निशिस्त किसी को दे देंगे कि मैं तो इस पे चले। लेकिन हो सकता है कि बड़े मकसद के लिए छोटा मकसद वो कर दिया। लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि यार ये लोग पिछले 40 साल से यही कर रहे हैं, इन्हें आज तक नेशनल एजेंडे का नहीं पता। ठीक है, कभी ये लोग बेनजीर के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर बेनजीर की हुकूमत आती है तो नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर इमरान की आती है तो नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाते हैं। ये कुछ सियासी दिहाड़ीबाज लोग जो हैं, और इनका मकसद ये होता है कि हमारा दाल दलिया चलता रहे, हमारी बोटी कायम रहे, पावे कौम दा बकरा ज़िबा हो जाए। भले मैं तो हैरान होता हूँ इन इत्तेहादों पे, और इन इत्तेहादों के लोग वही चेहरे, वही मुगल आजम को उन्होंने कलर किया था, ये शुगल आजम को हर साल कलर कर देते हैं, वही चेहरे होते हैं, सिर्फ चेहरे थोड़े से अब बंदे आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये मुझे इससे कोई ना, इमरान खान इस पूरे ये जो सारा ये चल रहा है ना निजाम, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। इमरान खान खाली एक सियासी जमात के खिलाफ नहीं खड़ा है। एक फिक्रा ले लीजिएगा, अपना राना, हम जाते हैं मुगल आजम के लिए, आगे शुगल आजम लगा होता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ये आगे शुगल आजम लगा होता है, ठीक है ना। और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये भाई बात ये है कि ये जो सियासत के चाहत फतेह अली खान इकट्ठे हुए हैं ना, ये पिछले कई सालों से एक बुरा गाना गा रहे हैं और लोगों को मजबूरन सुनना पड़ रहा है, और वो कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए गाने सुन लो। मुझे ये बताएं कि अगर आपने अपने गुफ्तगू में जो बात की ना कि बानी पीटीआई जो है वो इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए हैं, और वो इस निज़ाम, और लेकिन वो अदलिया के निज़ाम के थ्रू चाहते भी हैं कि उनके जो केसेस हैं उनका खात्मा हो, मतलब ये नहीं कि वो किसी डील के नज़रिए बाहर नहीं आना चाहते। पर मेरा सवाल अब चूंकि दूसरे पर्सपेक्टिव में है, चौधरी साहब आपने इसकी तवज्जो चाहूंगी, जब अदालती निज़ाम मुकम्मल हाईजैक हो चुका हो, एक शख्स जो इस निज़ाम के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा है, तो मुझे ये बताइए निज़ाम इंसाफ के तराजू पर जो होने वाला कब्जा है वो ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस किसी तरीके से छुड़वा सकता है या नहीं? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि कब्जा जब छूटता है तो फिर हर जगह का कब्जा मिलता है। यानी अब जो सूरत हाल मेरे दोस्तों ने बयान की, दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, वो ये है कि अब ये जो एक तरफ से तो उन्होंने ये कह दिया कि ये लोग जो हैं ये खड़े हो जाते हैं, यानी ऐसे पहले तबाह करते हैं फिर उसको जोड़ते हैं, और यही सिलसिला चलता आ रहा है। मुझे एक थोड़ा सा इस मामले में, चूँकि ये लोग वो हैं जो मुझसे ज़्यादा इस सियासत को समझते हैं, तो ये मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा राना साहब आपको, रजी साहब आपको याद होगा
کہ اس وقت ایک باجوہ صاحب تھے، رفیق باجوہ صاحب، جی قومی اتحاد کی تحریک کے سیکریٹری جنرل تھے، اور وہ بام عروج پر تھے. انہوں نے یہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جا کے مل آئے. تو وہ بالکل اسی طرح کی صورتحال اس وقت جو پیدا ہو رہی ہے اس نوجوان کے نہیں تو ساتھ. آپ کو مولانا نظر آ رہے ہیں کبھی ویسے اڈیالہ جیل جاتے ہوئے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرتے ہوئے؟ ایسا ممکن ہے، ایسی کوئی بعید از قیاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ آپ جو تین لوگ آپس میں یعنی کافی زیادہ بیلنسڈ ہے. یعنی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا پازیٹیو سائڈ دیکھی جائے تو مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ جو اب تحریک ہے، ایک تو یہ ہے کہ اب یہ خونی تحریک نہیں رہے گی، کسی طرف سے بھی نہ گولی چلے گی، نہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا. اگر یہ لوگ اس طرح گرینڈ الائنس بنتا ہے تو یہ گرینڈ الائنس بیسیکلی پولیٹیکل موو ہوگی، اور جو کوشش اس طرح کی کرے گی کہ پاکستان میں پرامن طریقے سے چیزیں بدلیں. لیکن پرامن طریقے سے چیزیں اس لیے نہیں بدلتی کیونکہ جو چیز یہ بدلنا چاہتے ہیں، اگر تو صرف اقتدار کی منتقلی ہو تو وہ تو پرامن شاید ہو جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو رانا صاحب نے جس طرف اشارہ دیا ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو ہے عمران خان صاحب، انہوں نے تو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ تو اس سے پرائم منسٹر سے آگے کی سوچ رہے ہیں. وہ تو بالکل یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مقتدرہ جنہوں نے قبضے میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب تک مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ چلے جائے. اور ان کو اپنی جگہ پہ بھیجنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ زور چاہیے، اور اس سے زیادہ جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوئے، ججز کی تقرری ہوئی، اس کے بعد تو ایسے لگ رہا ہے کہ 7 سے 10 سال تک یہ نظام کہیں نہیں جا رہا، اسی کے ساتھ چلنا پڑے گا کیونکہ ہر کارنر ہر گلی بند کرتی جا رہی ہے. دریاب ایسا نہیں ہوتا. نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہوتا یہ ہے بظاہر جو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جناب یہ نظام بڑا چل رہا ہے، اور یہ چونکہ نظام کے اندر اس کے تعمیر کے اندر تخریب ساری موجود ہوتی ہے. اب جس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ نے دیکھے کہ پوری جوڈیشری آپس میں دست و گریباں ہے اپنے اپنے اختیارات کے حوالے سے. جو ایک اکائی ہونی چاہیے تھی، یکسانیت ہونی چاہیے تھی، یونیفارمٹی ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ اس ادارے میں جو پورے ملک کو اکٹھا رکھنے والا ادارہ ہے، وہ کم از کم ان ترامیم کے نتیجے میں اب وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. اور دوسری، حکومت جو چیز کہہ رہی ہے انہیں نہیں پتا، کیونکہ ہر شخص جو ہے اس کی سوچ ایک مایوپک سوچ ہوتی ہے، وہ صرف قریب کی چیزیں دیکھتا ہے. اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو جوڈیشری ہے یہ کسی کام کی جوڈیشری نہیں رہ گئی، یہ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی. یعنی وہ لوگ جن کو آپ ان کے بارے میں اگر فرض کرو پیرزادہ شریف الدین پیرزادہ تھے تو وہ کچھ نہ کوئی ڈیلیور کرتے تھے، انہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس طرح چیزیں قائم کرنی. اب تو وہ بات بھی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی شریف الدین پیرزادہ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس شریف الدین پیرزادہ کی جگہ جس طرح کے کریکٹر ہے، میں ان کا کیا نام لوں، جن کا نام سے یا قانون سے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. آگے بڑھنے کی اجازت دیں ذرا. انور صاحب کی بھی میں رائے لے لوں اس پہ. انور صاحب، یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے سر، اس کا کوئی روڈ میپ فی الحال آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مطلب جس طریقے سے ایک پلیٹ فارم کے بارے میں بات کرے تھے رضوان رضی صاحب، یہ ایک جو کیوس سا ہے، ایک دھندلا سا پن ہے، کلیئرٹی کب تک ملے گی اس چیز کو؟ ذریعہ جو سیاست ہے وہ ممکنات کا کھیل ہوتی ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے جو سیاسی اینیمیز تھے وہ دوستوں میں تبدیل ہوئے. ان کو حالات نے، واقعات نے اور حکومتوں نے جوڑ کے رکھا. یہی سچویشن اب آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس کے دیکھیے. یہ تمام جو گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل جماعتیں وہ کیا کہتی ہیں کہ ہم ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، ان نتائج کے نتیجے میں آنے والی حکومت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو، جوڈیشری میں جو تقسیم ہو چکی ہے وہ نہ ہو. جو ان کے پوائنٹس ہیں، ورکرز کو جیسے پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے وہ نہ کی جائے. تو جو ان کے پوائنٹس ہیں، جو آپ نیشنل ایجنڈا کی بات کر رہی تھی، وہ تو سیم ہے، اس پر تو سب متفق ہیں. اب ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آنا ہے. یہ جو میں نے شیر افضل مروت کے استعفے کی اور آگے کے مستقبل کی بات کی، دیکھیے یہ بھی سیاسی موو تو ہو سکتی ہے، ممکنات میں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں بہت ساری ایسی کلاسیفائڈ چیزیں جانتا ہوں کہ جو شاید یہاں پر بیٹھ کر ہم وہ ڈسکس نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ممکنات میں سے شامل ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کل جماعتی جو گرینڈ الائنس کی بات کر رہی ہیں، کل جماعتی جو کانفرنس کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں یہ آگے بڑھنے کے طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور دی نائٹ مولانا صاحب بھی آ جائیں، سارا کچھ ہو جائے. دیکھیں پولیٹیکل جب موو چلتی ہے اس میں آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں.
लेट्स सपोज आपने मौलाना फजल रहमान साहब को देखना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के बारे में जो ख्यालात रखती थी वो अब वो तो नहीं है। अब मौलाना साहब और वो इकट्ठे बैठते हैं, पार्लियामान के अंदर भी पार्लियामान के बाहर भी, ये भी एक स्टेप है। इससे आगे जाए, अब वो आगे बढ़ने की बात करते हैं, इससे आगे जाए मुमकिन है कि उनके बेटे को सीट देकर सीबीएम की पहली वो आप कदम आगे रखें, सीढ़ी चढ़ा दे। अच्छा, इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो एजेंडा तो आपका कॉमन है। अब सिर्फ आपने सिर्फ मुत्तहिद होना है, मुत्तहिद होकर आपने एक पुरअमन मूव चलानी है पॉलिटिकल। अगर तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, हो जाते हैं, तो ये पॉलिटिकल मूव आपको आगे चलती दिखाई देगी। और अगर आप किसी वजह से भी ना बढ़ सके तो फिर भी आपके सामने होगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मूव नहीं कर रही। फिर एक और बात, आप ये भी तो देखिए ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितनी मैसिव किस्म की तब्दीलियां ला रही है। वो क्यों कर ला रही है? इसलिए कि आपने पॉलिटिकली आगे बढ़ना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेले तौर पर तो रहकर देख लिया कि हम सियासी कुव्वत के जरिए अपने मुतालबात मनवा लें, नहीं मनवा सके। फिर उन्हें पार्लियामान के अंदर भी देख लिया। पार्टी भी वो स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। और इससे से जुड़ी खबर भी मैं अपने नाज़रीन को दे दूं कि बड़ी रैली और एहतजाज से हटकर, जो खूनी एहतजाज है उससे हटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज की तरफ जा रही है, जिसमें हम ये भी देखेंगे आने वाले दिनों में कि आलिया हमजा साहिबा की तरफ से कहा गया कि एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, मुमकिन तौर पर लाहौर में, ईमान इकबाल में भी हो सकता है, और कोर कमेटी में भी शामिल कर दी गई है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जाएगी, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी। सो लेट्स सी गवर्नमेंट ये भी होने देती है या नहीं होने देती, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि अब जो इनके वर्कर्स हैं वो जेलों में जाएं, पकड़ धकड़ वाले मामले हो या फिर उनके कारोबारों को नुकसान पहुंचे। सेफ प्ले करने का इरादा रख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर से बात करेंगे। लेकिन जब बात होगी तो बड़े मुख्तलिफ अंदाज में होगी, क्योंकि अभी तो ये दोनों मैंने फरीक आपको बताया ना, अपोजिशन भी और हुकूमत भी एक दूसरे के साथ मतलब यानी कि धींगा मुश्ती, सियासी चपकरिश। लेकिन एक मामला ऐसा है कि जहां पर ये सारे भाई भाई हैं, वो क्या है वो भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि जिन लोगों के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन में रहने वाले लोग हैं या फिर हुकूमत में रहने वाली सियासी शख्सियात हैं, ये सियासी मामलात पर तो एक दूसरे की यूँ कह लीजिए ना कि मतलब हर तरीके से पिटाई करने को तैयार है। लेकिन एक चंद मामलात ऐसे हैं कि जहाँ पर ये हमें शीरो शक्कर दिखाई देते हैं। आपको याद होगा कि कल कौमी असम्बली से जितने भी सेनेटर्स हैं और MNAs हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का एक बिल अप्रूव्ड हुआ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कल गुज़िश्ता रोज़ वाले के अपोजिशन अलायंस के बारे से भी मैं गुफ्तगू कर रही थी। तो जब वहाँ पर अलायंस ने एक एलामिया जारी किया तो वहाँ पर अपोजिशन रहनुमाओं ने मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि जहाँ कानून की हुक्मरानी और अदल का निज़ाम ना हो वहाँ मईशत कैसे बेहतर हो सकती है। हमें मुश्किलात से निकलने के लिए सबसे पहले अपने घर को ठीक करना होगा। तो अदलिया के निज़ाम पर तो इन्हें तशवीश का इज़हार है कि वहाँ पर IMF के नुमाइंदों से जाकर मिल रहे हैं। लेकिन IMF से कर्जा लेने के बाद इन्हीं रहनुमाओं की अयाशी पर जो पैसे खर्चे जाएंगे उसके ऊपर तो इन्हें कोई एतराज नहीं, कोई तशवीश नहीं है। रज़ी साहब ऐसा क्यों है? देखिए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। यानी हमें जो है वो अपोजिशन बड़े बड़े भाषण देती हुई नजर आती है हर फोरम के ऊपर, टीवी के ऊपर, सेमिनार्स में। लेकिन ये वो बिल है जो कि यूनानिमसली मुतफिका तौर पे पास हुआ है। और माशाल्लाह जो डायलॉग वायलॉग बोल रहे थे कौमी असम्बली के अंदर खड़े होके कि जनाब ये हराम है, ये फलाना है, तो एक सिर्फ शख्सियत है, एक मेंबर है कौमी असम्बली की जिन्होंने बाकायदा लिख के दिया। और वो बिलावल की बहन है आसफा जो है, उन्होंने ये लिख के दिया कि मुझे कोई अलाउंस नहीं चाहिए, मैंने तनख्वाह नहीं लेनी, और ना ही मुझे कोई, मेरा मतलब है कि इसके अलावा कोई कौमी असम्बली से चाहिए। इसके अलावा तमाम ने ये वसूल किया है और वसूल करने के ऊपर दस्तखत किए हैं। देखिए, अब आप कह सकते हैं कि हमारे जजेस की तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं, कंपनियों के CEOs की तनख्वाहें ज़्यादा हैं, तो लेजिस्लेटर की भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये अवाम का क्या कसूर है बेचारी का? ठीक है ना, ये इसार राना का क्या कसूर है बेचारे का? इसके पैसे क्यों नहीं ज्यादा होने चाहिए जी? मेरा मतलब है कि इसको भी तो एक रिस्पेक्टेबल लिविंग चाहिए। यानी उनके हमने अलाउंसेस के अंदर या तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया, 5.25 लाख रुपए तनख्वाह लेंगे वो महीने की, बाकी अलाउंसेस इसके अलावा हैं कि वो इस बात को सोचें कि अनवर रजा के और इसार राना के और रिजवान रजी के हालात कैसे बेहतर होंगे। मुझे वो लतीफा याद आ गया कि एक बंदे ने एक नौकर रखा और उसे कहा कि एक काम में तेरा
کہ تو داتا دربار جانا ہے, اپنی کھانی ہے تو میری لے آنی ہے. یعنی ان کو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ سوچیں کہ ہمارے حالات کیسے بہتر ہوں گے. چلے آئی وش کہ جس طریقے سے یہاں پہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ صاحب معاملے پر صحافی برادری بھی متحد ہو جائے اور کوئی ایک فورم ہمیں بھی ملے جہاں پر ہم بھی کہہ سکیں کہ یہ بل جو ہے نا متحدہ طور پر ہم نے پیش کیا ہے. لیکن آپ نے آصفہ بھٹو صاحبہ کی تو مثال پیش کی, سہرانہ صاحب, لیکن بلاول بھٹو زرداری تو ہم ہی نکلے اس کے. بہن منع کر رہی ہیں, بلاول کہہ رہے نہیں جی بڑھنی چاہیے. ایکچولی نا بات صرف اتنی ہے جو ابھی رضی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ تو رولا پائی جاؤ, اندروں کھائی جاؤ, یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے مفادات مجھا دیاں پیڑا ہوندیاں نے اور یہ ایک دوسرے کے مفادات کے بڑے. پنجاب اسمبلی میں نہیں, یا 2 منٹ میں قرارداد پاس ہو گئی تھی تنخواہیں بڑھنے کی. تو یہ تو پاکستان ایک دنیا کا انوکھا ایک ملک ہے جہاں پہ 80% 90% غریب جو ہیں 10% اشرافیہ کو پال رہے. اب یہ جو آئی ایم ایف آئی ہے یہ بھی ایک فراڈ ہے. میں تو آئی ایم ایف کے اوپر یقینی, یہ تو انہوں نے ہمیں ٹریپ کرنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں. جب یہ نوآبادیاتی نظام ختم ہو رہا تھا, نئے نئے ملک آزاد ہو رہے تھے, تبھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف بنا تھا اور اس کے بعد بدو بدی قرضے دے کے انہوں نے ہمیں بسائے. انڈیا نے اپنا سونا لے جا کے بیچ دیا, قرضہ نہیں لیا, ہم نے قرضہ لے لیا اور دونوں کا فرق آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس حکومت پہ آپ بڑی تنقید کرتے ہیں لیکن اس کی کچھ چیزیں بہتر بھی ہیں اور ماشاءاللہ اب جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی اس میں ہم 2 درجہ ترقی کی ہم نے کرپشن میں. تو ایسا نہیں کہ آپ ہر وقت مخالفت کرتے رہیں, جو بندے کی تعریف کرنے والی ہے وہ کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اتنی محنت سے, تو اس پہ ان کی تعریف تو بنتی ہے. لیکن آئی ایم ایف جو آئی ہوئی ہے وہ کھیسے پھول رہی ہے آپ کے 6 اداروں کے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کرپشن کہاں ہے اور کیسے ہے. اب انہوں نے نئی شک جو لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ جی جو سرکاری ملازمین ہیں یہ اپنے ایسٹ شو کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان سرکاری ملازمین میں کچھ اداروں کو چھوٹ ہے یا نہیں ہے. اور ایک ٹی وی چینل پر اس کی ہیڈ لائن بھی میں سن رہی تھی. رضا صاحب اس خبر کے حوالے سے تصدیق بھی کیجیے گا اور سوال کا جواب بھی دیجیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا بھی مطلب گروسری وغیرہ یا پھر خریداری کا نظام ہے یہ کیش کی جگہ اب کارڈز کے اوپر کنورٹ ہو جائے گا, ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ اس کے تھرو ہوا کرے گا. مطلب ان کے جو لیکوڈ کیش ہے اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے. کتنی سچائی, یہ کب سے امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگا؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ آئی ایم ایف کا پاکستان کی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کا اعتراف یہ حکومتی جو حلقے ہیں وہ کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف والے جو ہیں وہ ہم سے خوش ہیں. ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے یا آئی ایم ایف کی جائزہ رپورٹ کا تھوڑا ذرا انتظار کر لینا چاہیے؟ ضریاب جو آپ نے پہلا سوال کیا, دیکھیے کہ پاکستان میں جو آپ کی منیمم ویج ہے اس لا پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. 20,000 25,000 30,000 35,000 بلکہ اس سے بھی نیچے لوگ پیسے کما رہے ہیں. تو وہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے تو گروسری والا ممکن مجھے دکھائی نہیں دیتا. اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک. اور دوسری بات آپ ذرا غور کیجئے, بالکل گورنمنٹ جو کلیم کر رہی ہے وہ ٹھیک کلیم کر رہی ہے, کیونکہ دیکھیے اگر آپ نے ایکسیس دے دی ہے آئی ایم ایف کے وفد کو کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں گریڈ 19-20 کے جو افسران ہیں اتنی اہمیت ہوگی. اچھا, میں ان کو انڈرمائن نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ ان کو نظام عدل میں مداخلت کرنے دیں گے اپنے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ ذرا میرے دوست اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں, آپ دیکھیے آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک کو, جو بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر انڈینز کا بڑا ہولڈ ہے, بڑا ڈومینیٹ کرتے ہیں, وہ ان کی کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کیا ہم یہ ازیوم نہ کر لیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا وفد آیا ہے, جو انفارمیشن انہیں دی جا رہی ہے, یہ انفارمیشن ہمارے دشمن ملک کو بھی لیک کر سکتا ہے, اس انفارمیشن سے انہیں فائدہ, ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. پھر مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے ایسا پاکستان کے لیے, ہمیں قرض دیا ہے کہ جو ہمارے چیف ان سے, ہمارے سپریم کورٹ کے چیف سے جا کے ملنے کے لیے مل لیا ہے اور ان سے انفارمیشن مانگ رہے ہیں. مجھے بتائیے, آپ کا کام تو صرف فنانس منسٹری تک تھا. اور دوسری بات جو آپ نے تنخواہوں کی اس میں مجھے بھی ایک بات ایڈ کرنے دیجیے گا. جو سیاست ہے یہ پروفیٹیبل بزنس ہے. آپ صرف ان تنخواہوں کو نہ دیکھیے. ذرا آپ چونکہ میں قومی اسمبلی ہم جاتے ہیں, پارلیمانی رپورٹنگ کرتے ہیں, اس کے عوض جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں جو یہ مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے انڈر دی ٹیبل کام لیتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ بلین آف روپیز ہوتے ہیں, اربوں روپے کے کام ہوتے ہیں. چلیے اگر اس میری بات کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو ان کے ایسٹ دیکھ لیجئے کہ پارلیمان میں آنے سے پہلے کیا تھے اور پارلیمنٹ میں آنے کے بعد کیا ہیں. یہ سارے اس لیے متفق ہوتے ہیں کہ جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو یہاں سے جو پیسہ کمایا ہوتا ہے پھر وہ اسپینڈ
स्पेंड करते हैं अपनी जरूरियात के मुताबिक, फिर इन्होंने जो पैसे लिए होते हैं नैब, FIA, बाकी दीगर अदारों को भी तो पूरा करना होता है। हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है, इसमें इस निजाम को बेहतर करने की जरूरत है, जो कवानीन है उन पर अमल दरामद करने की जरूरत है। अगर एक MNA सेंटर कुछ करता है, मैं भी अगर करता हूं तो मैं भी उतना हकदार उस सलाह का, जितना मैं उतना वो भी होना चाहिए। अगर तो आप इस पर इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज इसी फरसूदा घुटनज़दा माहौल में हम शायद बिल्कुल, और अपने भी दुखों की दुहाइयां हम इसी तरह से टॉक शोज में बैठ के देते रहेंगे। लास्ट 2 मिनट से मेरे पास सारी साहब मुझे ये बताएगा, निजाम अदल में IMF की जो वफ्द की मुदाखलत है सर, ये हमारी मईशत के लिए कितनी खुशाइंद है? देखिए, निज़ाम अदल हमारा जो है वो आखिरी हद तक, वो जो कहते हैं रैम्पेंट करप्शन, आखिरी हद तक करप्शन में गड़ चला गया है। उसकी वजह यह है, और हुकूमत का आप अंदाज़ा करें ना कि सबसे पहले इन्होंने पैसा जो बढ़ाया है तनख्वाहों का, वो इसी निज़ाम अदल की तनख्वाहों का बढ़ाया, जजेस की तनख्वाहों में इजाफा किया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ IMF को आपने बताना ये है कि ऑस्टेरिटी मैयत हम इख्तियार कर रहे हैं, जिससे मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा जनाब हमने सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन वो सिलसिला क्या शुरू किया है कि आप मुराद याफ्ता तबके की तनख्वाहें और बढ़ा रहे हैं, और ये पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत और कोई वफादारी नहीं है किसी की भी। जो भी वहां बैठे हैं वो अपनी जात के लिए बिल्कुल मुतहद है कि, और मैं आपको एक अर्ज करूं, जिस तरह रजी साहब ने एक मिसाल दी, मैं छोटी सी एक आपको वाकया बताऊंगा। राना इजाज साहब मरहूम थे, हमारे दोस्त, उन्होंने मुझे एक खाने पे बुलाया, मैं अमेरिका से आया था, तो वहाँ एक मौलवी साहब भी बैठे हुए थे। तो वो कहने लगे कि ये मौलाना साहब जो है ये बड़े नजरियाती और असूल पसंद है, ये असूलों पे समझौता नहीं करते। तो मैंने कहा इनका असूल क्या है? कहता है इनका असूल ये है कि ये किसी के घर पैसा लिए बगैर नहीं जाते। तो मैंने कहा ये तो कोई, हाँ कहते देखें हमारा एक दोस्त था मुश्तरका, उसकी माँ फौत हो गई, ये उनके घर ना गए, तो उसने बड़ा एतराज किया कि भाई आप क्यों नहीं आए? तो हमने कहा भी आपने मौलाना को पैसे दिए थे? उसने कहा जी मेरी तो माँ मरी थी, मैंने क्यों पैसे देने थे? हमने कहा भी लाना तो आप पे, आपने असूलों से इनहराफ कर दिया। आप मौलाना से भी तवक्को करते हैं कि वो भी असूलों से इनहराफ कर दे, उनका तो असूल है। हमारी जो इस वक्त मुकदना है और हमारे जो इस वक्त मुख्तदर तबका है, चाहे वो जजेस है, चीफ जस्टिस से लेकर तमाम नीचे तक, सारे के सारे इंतहाई असूल पसंद और नजरियाती लोग हैं। ये असूलों पे समझौता नहीं करते। इनका असूल ये है कि बातें करो ऑस्टेरिटी की छोटे लोगों के लिए, और अपने आप पे कोई नाफिज ना करो, और पाकिस्तान को खा रहे हैं दिन रात। और इसमें मैं सब दोस्तों की आरा से इत्तेफाक करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये आवाजें उठनी चाहिए ज्यादा जोर के साथ कि भाई आप, हाँ जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आरिफ साहब आपके बड़े यूं कह लीजिए एक ऐसे एनालिसिस थे कि जिसने हमें भी हंसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।